हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ सॉलिड स्टेट। ठीक है, आई होप कि तुम लोगों को पता होगा, सॉलिड स्टेट के बारे में नॉलेज होगा, कैसे उसमें क्यूबिक क्रिस्टल्स कैसे पैकिंग होती है, वॉइड्स क्या होते हैं, रेडियस रेशो क्या होता है, आयनिक सॉलिड्स में क्या होता है, कोवेलेंट सॉलिड्स में क्या होता है, इम्परफेक्शंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ये सारी की सारी जानकारी तुमको पता होनी चाहिए। और फिर अब अपन यहाँ पे क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस लगाना उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितने की थ्योरी। ठीक है, क्योंकि थ्योरी पढ़ पढ़ जग मुहा, सिलेक्ट भया न कोई, प्रैक्टिस जिसने रोज किया सिलेक्शन उसी का होए। ठीक है, तो ध्यान रखना, प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अब आज अपन लगाने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर का। ये क्लास 12th का पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखें जरा। और पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है क्यूबिक क्रिस्टल पैकिंग एंड वॉइड्स। क्यूबिक क्रिस्टल पैकिंग यानी कि यहाँ पर कैसे जितने भी सॉलिड स्टेट में जितने भी क्रिस्टल फॉर्म होते हैं वो कैसे अपने आप से एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, उन्हें अपन बोलते हैं क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। और उनके बीच में छोटे छोटे कुछ ना कुछ गैप्स होते हैं, उन गैप्स को, उन खाली जगहों को अपन वॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये है क्यूबिक क्रिस्टल पैकिंग एंड इट्स वॉइड्स। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे तुम लोगों के सामने। एक बार ट्राई करो, मैं चाहूंगा कि तुम लोग अटेम्प्ट करो। ठीक है, पॉज करके ट्राई करो। ठीक है, हुआ नहीं हुआ? चलो करते हैं अपन। क्या बोल रहा है? फॉर्मूला ऑफ द कम, अरे हो गया, हो भी गया होगा बहुत सारे लोगों का, तुम में से टेंशन क्यों लेते हो? ठीक है, तुम्हें थोड़ा ना बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं भाई, बहुत सारे लोगों को नहीं बना होगा, तुमको बन गया, देखो। ठीक है, तब भी देख लो एक बार, हो सकता है तुमने गलत अप्रोच किया हो सकता है अपन को यहाँ पे कुछ नई चीज सीखने को मिल जाए। ठीक है, क्या बोल रहा है ये? फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इन विच द एलिमेंट ए फॉर्म्स HCP। एलिमेंट ए जो है वो क्या बना रहा है? HCP लैटिस बना रहा है। एंड एटम्स ऑफ बी ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, तो हमें बताना है इसका फॉर्मूला क्या होगा। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो अपन कैसे करेंगे, देखो कैसे अप्रोच करना है। तो इसके लिए जो कॉन्सेप्ट तुमको पता होना चाहिए वो कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए कि अगर किसी भी क्लोज पैकिंग में, HCP मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, अगर किसी भी क्लोज पैकिंग में अगर n एटम्स हैं, n अगर टोटल एटम्स हैं या कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जो n हैं किसी भी क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में, तो बेसिकली उतने ही नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। ठीक है, उतने ही नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं और उसके दुगने 2n टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। ठीक है, ये चीज तुमको पता होनी। दिस इज द कॉन्सेप्ट। अगर लैटिस में, लैटिस जो भी बना, लैटिस मतलब क्या होता है? कोई भी यूनिट सेल में मौजूद जितने भी एटम्स हैं जो मिल करके एक यूनिट सेल बनाते हैं उसे हम बोलते हैं लैटिस। और लैटिस बनाते हैं वहां पे मौजूद जो एटम्स होते हैं या कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ठीक है, इट मे बी आयंस, इट मे बी एटम्स, इट मे बी मॉलिक्यूल्स ऑल्सो। ठीक है, तो वो अगर किसी भी लैटिस में, या सॉरी क्लोज पैकिंग लैटिस में अगर वो टोटल एटम्स n है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स उसके पास n होंगे और टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n होंगे। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसने बोला है कि अगर A लैटिस बना रहा है, मतलब कि A इज नथिंग बट, अगर अपन यहां पे देखें तो A क्या है? नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? टोटल एटम्स यहां पे, क्योंकि लैटिस कौन बनाते हैं? एटम्स, और एटम्स यहां पे कौन है? A, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यहां पे क्या है? A। तो A कितने हो गए? फॉर एग्जांपल n हो गए। n एटम्स और n पार्टिकल्स ऑफ A आर देयर विच आर फॉर्मिंग लैटिस। ठीक है, एंड एटम्स ऑफ B जो एटम है, B एटम, वो 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स टोटल कितने होते हैं? 2n। लेकिन B कितनों में बैठा हुआ है? केवल 1/3, 2n का 1/3। अब 2n का 1/3 कितना होता है? 2n/3। 2n/3, ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स का 1/3 हो गया। और इसमें कौन बैठे हुए हैं? B बैठा हुआ है। ठीक है, तो अब अगर मैं इनका रेशो देखूं A और B का रेशो देखें, A/B का रेशो, तो A/B का रेशो क्या होगा? A कितने हैं? n/2। B कितने हैं? B 2n/3, 2n/3। करेक्ट। तो अब इनका ये रेशो क्या हो जाएगा? n कट जाएगा और ये आ जाएगा रेशो 3:2 का।
मतलब A/B का रेशो कितना है, A/B का रेशो 3:2 का है। इसका मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, फॉर्मूला क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, A3B2, करेक्ट। सो दिस इज आवर फॉर्मूला, ये अपना आंसर होगा। ठीक है, देखें जरा अपने ऑप्शन से मैच कर भी रहा है कि नहीं। जी हाँ, डी इज द आंसर। क्या ये बात समझ में आ गई? पक्का कैसे करना है? कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है? कॉन्सेप्ट ये लग रहा है कि अगर किसी भी लैटिस में n एटम्स हैं तो n ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे और 2n टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे। पक्का? ओके ग्रेट, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्स 2015 का क्वेश्चन। क्या है? 3 स्फीयर्स ऑफ द फर्स्ट लेयर and the 3 of the second layer enclose a site at the center. In a close packing arrangement, this site is called. ठीक है, यानी कि क्या बोल रहा है कि पहली लेयर है उसमें 3 या जो पहले 3 स्फीयर हैं उसके जस्ट ऊपर 3 सेकेंड लेयर के 3 एटम्स और हैं, और ये 6 लोग मिल करके एक वॉइड बना रहे हैं, एक ऐसी चीज बना रहे हैं, वो जगह एक क्रिएट कर रहे हैं वहां पर, और उस जगह को, उस साइट को क्या बोलते हैं, वो चीज यहां पूछी गई है। ठीक है, तो इसके बारे में तुम लोगों को थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। चलो अपन यहां पे देखते हैं कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो देखो इसके लिए तुम्हें क्लोज पैकिंग के बारे में थोड़ा सा नॉलेज में बता देता हूं कि कैसे क्लोज पैकिंग होती है। ठीक है, तो देखो यहां पर हमारे पास ऐसा समझो कि हमारे पास ये मैं बनाने जा रहा हूं क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग कैसी होती है? ये अपनी इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्योंकि यहाँ पर, और वो भी 2D में, तो 2D का हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक हेक्सागन बन रहा है, अगर तुम इनके सेंटर्स को ज्वाइन करोगे तो एक हेक्सागन बन रहा है, राइट। तो हेक्सागन बन रहा है, जैसे ये हेक्सागन, ये पहली लेयर है, मान लो ये पहली लेयर है। ठीक है, अब मैं दूसरी लेयर भी इसी के ऊपर चढ़ा रहा हूं। देखो दूसरी लेयर कैसी चढ़ रही है। दूसरी लेयर में मैं ये जो वॉइड यहां पे बने हैं, ये वॉइड, ठीक है, इनको मैं फिल करूंगा। कैसे? तो ये देखो, पहला ये वॉइड था, यहां पे भर दिया मैंने। दूसरा ये वॉइड था, ये भर दिया मैंने। ठीक है, फिर ये एक वॉइड यहां पे, क्योंकि ये भी एज इट इज सेम टू सेम होना है, तो ये चीज भी अपन ऐसी बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये ऐसा होगा, फिर ये ऐसा होगा। ये सेकेंड लेयर है इसके ऊपर वाली। ठीक है, इसके ऊपर वाली लेयर है। ये वाला थोड़ा सा अटपटा बन गया है, मैं 1 मिनट कोशिश करता हूं। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा वापस से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये देखो, ये यहाँ पर ये ऐसा बन रहा था, ये ऐसा है, ये ऐसा है, और ब्लू वाला जो ऊपर वाला है वो कैसा है? देखो ब्लू वाला इसको कवर, ये है, और ये यहाँ से ये बना गया। ये 3D होता है, मतलब अभी क्या है ना, अभी अपन 2D में बना रहे हैं, तो इस वजह से ये थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, लेकिन चलो बहुत सारी चीजें इसमें समझ। देखो ऊपर वाली जो ब्लू कलर के जो तुम्हें स्फीयर्स दिख रहे हैं, बेसिकली वो भी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है 2D में, और नीचे वाली जो ग्रीन कलर से अपन ने बनाया था बेस, वो भी क्या है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ही है। अब यहाँ पे जो वॉइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? देखो अब इसमें 2 टाइप के वॉइड अपन को, आफ्टर जब हमने सेकेंड लेयर जमा दी उसके बाद हमें कौन कौन से टाइप के वॉइड्स दिख रहे हैं, वो वाली चीज है। तो देखो मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूं, अलग अलग टाइप के वॉइड्स तुमको यहाँ पे दिख रहे होंगे सेकेंड लेयर के ऊपर। ध्यान रखना, सेकेंड लेयर के ऊपर। तो सेकेंड लेयर के ऊपर मुझे एक वॉइड तो ये दिख रहा है, क्या दिखा तुम्हें? ठीक है, इसका शेप कैसा था? इसका शेप कुछ ऐसा था, ये कुछ ऐसा शेप दिख रहा था इसका, है ना, ऐसा कहो या ऐसा। इस टाइप का जो शेप दिख रहा है वो क्या कहलाता है? इस टाइप के वॉइड्स को अपन बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहलाते हैं। ठीक है, कौन कौन से और टेट्राहेड्रल वॉइड्स तुम्हें दिख रहे हैं? एक तो ये दिख रहा है अपन को, ठीक है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। इसका मतलब जो अपन ने पहली लेयर में भरा था ना, जैसे ये अपन ने नीचे वाली लेयर में, ग्रीन वाली लेयर में अपन ने ये भर दिया था, इसे अपन टेट्राहेड्रल वॉइड कहेंगे। ये टेट्राहेड्रल वॉइड ऐसे होते हैं। अब देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे होते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है
कि नीचे के 3 और ऊपर के 3, लेकिन वो एक के ऊपर एक नहीं होते। कहां दिख रहा है तुमको ऐसा कुछ? क्या तुमको ये चीज यहां पे दिख रही है? ये देखो, यहां पे ये देखो, और यहां पे। तो इसका मतलब ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके नीचे भी 3 है, ऊपर भी 3 है। कैसे हैं? चलो एक बार 3D में इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। मतलब कि मैं इसको 3D में तो नहीं, अलग से बनाने की कोशिश करता हूं। तो देखो ग्रीन वाला कैसा था? ग्रीन वाला कुछ ऐसा था, 1 2 3, ठीक है। मैं ये 3 बना रहा हूं, 1 2 3, ये 3 बनाए। और इसके ऊपर ये कैसे लगे हुए हैं? ब्लू वाले देखो, ब्लू वाला कैसे लगा हुआ है? ब्लू वाला लगा हुआ है एक यहां पर ऐसा, एक यहां पर, और एक यहां पर। थोड़ा 1 मिनट, ये समझ में आया? इस तरीके से अगर तुम यहां पे देखोगे तो ये जो क्रिएट हो रहा है ये एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ठीक है। इनफैक्ट ये भी नहीं, इसके ऊपर एक और आता है, इसके ऊपर एक और अपन यहां पे जब ये चीज फिल हो जाती है और नीचे से भी एक फिल होगी, तो अब कैसा बनेगा? देखो ज्योमेट्री कैसी होगी? ज्योमेट्री इसकी कुछ ऐसी हो जाएगी, ऐसे ऐसे, ये और फिर ये बनाता है यहां पर ये। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। और ये नीचे से ऐसे कनेक्ट होता है और यहां से बनता है जो, मतलब ऊपर से एक आ रहा है, नीचे से एक आ रहा है, और फिर ये जब भराता है तो अब एक वॉइड जो क्रिएट होता है उसे अपन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये जो वॉइड है यहाँ पर, ठीक है, इसको चलो इसको अभी भूल जाओ। ये चीज़ तो मेरे ख्याल से FCC में आएगी ना, तब तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, ओहो, वापस से बनाता हूँ, वापस से बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो, फिर से देखो, इसके बाद यहाँ पर पहला यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ आएगा, ये और ये। तो ये जो वॉइड बना है यहाँ पर, ठीक है, ये वॉइड जो बीच में बन रहा है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर जो अपना आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे उसने बोला कि 3 स्फीयर हैं पहली लेयर में और 3 स्फीयर हैं सेकंड लेयर में। तो इस टाइप के अरेंजमेंट से हमको एक साइट मिलती है, मतलब एक खाली जगह मिलती है, उसको हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज द आंसर। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, तो ऐसे करते हैं और तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। अगर अपने को ये बोला होता कि भाई 3 ही मिल करके बना रहे हैं, ठीक है, ये केवल ये, तो यहां पर कौन सा वॉइड मिल रहा है मुझे? टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। मैंने कहा ना टेट्राहेड्रल वॉइड की पहचान कुछ ऐसी होती है, जहां पे तुम्हें कुछ ऐसा दिख जाए वो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। लेकिन जब नीचे वाली और ऊपर वाली लेयर के ऊपर, मतलब जैसे अरेंजमेंट मैंने यहाँ पे बताया तुमको, इस टाइप का अगर तुम्हें दिखता है, ठीक है, तो वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बताता है। ओके, क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एम्स 2015 का। एम्स 2015 का क्या क्वेश्चन है? इफ ए इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ क्यूब, द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी सेंटर्ड एटम एंड वन कॉर्नर एटम इन द क्यूबिक विल बी। यानी कि इसके बारे में तुम्हें बॉडी सेंटर्ड BCC के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। BCC कैसा होता है, चलो इसके बारे में जानते हैं। तो BCC कैसा होता है, देखो BCC कैसा होता है, देखो BCC मतलब बॉडी सेंटर। देखो कोई भी क्यूबिक क्रिस्टल हो वो कॉर्नर, प्रिमिटिव तो हो गई, प्रिमिटिव मतलब कि सबसे सिंपल, सबसे सिंपल यानी कि हमारे पास, इसको ऐसे समझो, यहां पर हमारे पास कॉर्नर है, मतलब हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है। तो जो प्रिमिटिव होता है, प्रिमिटिव मतलब सिंपल, सिंपल मतलब क्या कर सकते हो आप, ज्यादा सबसे सिंपलेस्ट क्या बना सकते हो? सिंपलेस्ट आप ये कर सकते हो कि सारे कॉर्नर पर फिट कर दो। अच्छा ध्यान रखना कि प्रिमिटिव के केस में, केवल प्रिमिटिव के केस में ये सारे चीजें एक दूसरे को टच करते हैं। ये मैंने इसका ब्रॉड डायग्राम इसलिए बनाया या छोटे छोटे इसलिए कर दिए ताकि अपन इसका पिक्चर विजुलाइज ढंग से कर पाए, ठीक है। बाकी ये आपस में चिपके रहते हैं ये दोनों। कब? प्रिमिटिव के केस में, ध्यान रखना, प्रिमिटिव के केस में। अब ये रहा, ये तो सबके सिंपल होता है, ये मतलब बेस होता है।
और उसके बाद इनके बेसिस पर, प्रिमिटिव सेल के बेसिस पर ही 7 डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल सिस्टम बनाए गए हैं, ये तुमने पढ़े होंगे, ठीक है। ऑल्दो अब अपन यहाँ पे देखते हैं कि क्यूबिक क्रिस्टल पैकिंग जो होती है उसमें जो बीसीसी होता है यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूब, वो किस टाइप का होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बॉडी सेंटर्ड एटम के बारे में ही बोला गया है, ठीक है। तो देखते हैं बॉडी सेंटर्ड कैसा होगा। बॉडी सेंटर मतलब ये तो रहेगा ही, पर साथ में यहाँ पर अपन एक एटम जो है यहाँ बीच में बैठा रहेगा, बिल्कुल बॉडी के, मतलब अगर ये कमरा है मेरे पास तो कॉर्नर्स पर तो है ही, ठीक है, लेकिन बीच में भी यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच बॉडी के सेंटर में यहाँ पर एक एटम बैठा हुआ है, ठीक है। और ये एटम इनके जितने भी कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर वाले सारी चीजों से जुड़ा रहता है, चिपका रहता है। इन केस में कॉर्नर वाले, एज वाले आपस में चिपके नहीं रहते, वो थोड़े से दूर रहते हैं, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? फिर से बता रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। क्या बोल रहा हूं मैं कि ये जो बॉडी सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर जो बीच में बैठा हुआ है, वो सारे कॉर्नर से टच में है, सारे कॉर्नर वाले ब्लू वाले से सबसे टच में रहेगा। लेकिन बीसीसी के केस में ब्लू वाले आपस में एक दूसरे से टच नहीं रहते हैं। टच कौन रहता है? ये सारे के सारे आपस में सब के सब ग्रीन से कनेक्टेड हैं, लेकिन ब्लू वाला आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? पक्का? ठीक है। तो इस वजह से हम यहां पर ये देखेंगे कि अब ये क्योंकि इससे कनेक्टेड है, तो मैं कह सकता हूं कि ये एक बॉडी डायगोनल के अलोंग एक दूसरे से कनेक्टेड है। देखो, उस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, मतलब पूरे एक, तुमने 10th क्लास में वो सॉल्व किया होगा ना, लॉन्गेस्ट डायगोनल वाली चीज, लॉन्गेस्ट डायगोनल। तो लॉन्गेस्ट डायगोनल इस कमरे में कितनी आ सकती है? इस कॉर्नर से उस कॉर्नर वाली, ये बॉडी डायगोनल, इसे बॉडी डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। और ये होती है, अगर मान लो ये ए है, इफ दिस इज ए मतलब एज लेंथ को अपन ए बोलेंगे, अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, करेक्ट। अगर ये ए है और ये तुम्हें पता है कि ये परपेंडिकुलर होते हैं, अपन को पता है 90 डिग्री पे होते हैं, तो तुम बताओ ये जो लेंथ आएगी, ये वाली जो फ्लोर पे, ये वाली फ्लोर ही फ्लोर में ये वाली जो लेंथ आएगी, है ना, वो कितनी आएगी? a√2 आएगी। क्यों आएगी a√2? क्योंकि भाई पाइथागोरस थ्योरम लगाओ ना, ये a है तो ये क्या हो जाएगा? a√2 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। क्यों? क्योंकि ये जो चीज है कॉर्नर वाली, कॉर्नर्स तो सारे 90 डिग्री पे ही होते हैं, तो ये 90 डिग्री पे हमें ये पता करना है, तो ये कितना हो गया? a√2। अब हमें बेसिकली ये बॉडी डायगोनल की लेंथ पता करनी है, तो बॉडी डायगोनल लेंथ के लिए हमें ये पता होगा कि ये भी a है। तो अब देखो, तुम एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यहां से यहां और यहां, ठीक है। तो मैं कह सकते हैं कि एक साइड जो मेरे को ये वाली है, ये a हो गई, ये लेटी हुई जो फ्लोर के नीचे है, ये कितनी हो गई? a√2। तो ये कितना होगा, ये मुझे पता करना है। अगेन सिंपल मैथ्स, और ये है पाइथागोरस थ्योरम। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा a√3, ठीक है। तो इसका मतलब बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी आएगी? a√3, ठीक। अब मैंने तुम्हें अभी बोला था कि यहां पे क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से पढ़ें। इफ a इज द लेंथ, देखो a इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब, द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी सेंटर्ड एटम, बॉडी सेंटर का जो एटम है, कौन है बॉडी सेंटर का एटम? ये ग्रीन वाला बॉडी सेंटर का एटम, एंड वन कॉर्नर एटम, और कोई सा भी कॉर्नर एटम, मतलब ये कॉर्नर एटम, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? अच्छा, जब भी दूरी देखे तो ये मत बोलना कि सर ये वाला पॉइंट से ये वाले पॉइंट के बीच की जो दूरी होगी, ये ना, सेंटर टू सेंटर देखते हैं, यानी कि यहां से यहां तक का देखेंगे। क्या ये बात समझ में आई? तो इस वजह से अगर हमें सेंटर टू सेंटर उसकी दूरी पता करनी है, और हमें ये पता है कि ये a√3 है, तो सीधी सी बात है कि बॉडी सेंटर्ड एटम का किसी भी कॉर्नर वाले एटम से जो डिस्टेंस होगा, कितना होगा? इस बॉडी डायगोनल का आधा। समझ में आया? बॉडी डायगोनल का आधा, तो a√3 तो पूरी बॉडी डायगोनल थी, उसके आधा कितना हो जाएगा? a√3/2, ठीक। कंसेप्ट क्लियर है तो आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें बस समझ में आना चाहिए कि बॉडी सेंटर्ड एटम में, अगर बॉडी सेंटर्ड है तो वो बीच में बैठा है और वो सारे कॉर्नर से टच में है। अगर वो सारे कॉर्नर से टच में है, तो अगर ये बॉडी डायगोनल के अलाउंग, वो भी बॉडी डायगोनल a√3 है, तो उसका आधा कितना हो जाएगा? a√3/2। क्या बात समझ में आ गई? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? a√3/2। क्लियर? ओके, पक्का? आगे बढ़े? आ गया समझ में? ठीक है। चलो भाई,
तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 का। A solid compound XY has NaCl structure. If the radius of the cation is 100 picometer, the radius of the anion Y minus will be. ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें काफी बढ़िया कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे और समझ में आना चाहिए तुमको यहाँ पे NaCl स्ट्रक्चर का क्या मतलब है। ठीक है, NaCl स्ट्रक्चर में यहाँ पर तुमको क्या चीज देखने को मिलेगी। ओके, देखो इसको समझाता हूं मैं। पहले तो यहाँ पे इसमें जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो रेडियस रेशो का कॉन्सेप्ट है। आई होप कि तुम लोगों ने रेडियस रेशो के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो चलो क्या होता है रेडियस रेशो उसके बारे में समझते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जनरली जो हम, ये मैंने तुम्हें अभी बता रहा था मैं, तो तुमने देखा होगा कि मैं इस टाइप के डायग्राम्स बना रहा था, या इस टाइप के अपन जब भी बनाते हैं तो ये क्या होते हैं, ये कोवेलेंट कंपाउंड्स के केस में होता है। कोवेलेंट कंपाउंड्स यानी कि कोवेलेंट्स क्या बोलते हैं, जो सॉलिड्स होते हैं कोवेलेंट सॉलिड्स, उसमें ये चीज देखने को मिलती है कि उसमें हम ये बोलते हैं कि सारे के सारे जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल स्फीयर्स उसको अज्यूम किया जाता है। ठीक है, ब्रेवाइस ने आइडेंटिकल स्फीयर्स जो है वो अज्यूम किया था। तो ये जो आइडेंटिकल स्फीयर्स थे ये तो कोवेलेंट के केस में थे, लेकिन आयनिक के केस में ऐसा नहीं होता है। आयनिक के केस में अगर एनायन इतना बड़ा है तो कैटायन हो सकता है इतू सा हो, है ना। ये एनायन है, ये कैटायन है, तो इनके बीच में ये क्या होते हैं कि अब यहाँ पर जो बेसिकली हम लोगों ने जितने भी स्ट्रक्चर पढ़े थे, जितने भी लैटिस पढ़े हैं, वो बेसिकली यहाँ पर इस टाइप से जो हमने कहा था कि वैसे नहीं होते कि भाई यहाँ पे एक कॉर्नर पे ये बैठा है, एक कॉर्नर पे ये, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि इसमें से जो बड़े वाले होते हैं, एनायन और कैटायन में जो भी बड़ा वाला होगा, जनरली वो एनायन ही बड़े वाले होते हैं, तो जो बड़ा साइज होता है वो लैटिस बनाता है, और जो छोटे साइज वाले जो जनरली कैटायन होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो हमारे वॉइड्स पे ऑक्यूपाई करते हैं, वो वॉइड्स ऑक्यूपाई करते हैं। तो अब होता क्या है कि वॉइड्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब वॉइड्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, यानी कि कुछ ट्रायगोनल वॉइड्स होते हैं, कुछ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, कुछ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से ये डिपेंड करता है कि उसमें इनका आपस में रिलेटिव साइज कितना है। ठीक है, अब रिलेटिव साइज मतलब कि ये हो गया, मान लो ये कैटायन का साइज, इसका कुछ रेडियस होगा। ठीक है, इस रेडियस को बोलते हैं आर प्लस। ठीक है, आर प्लस से अपन डिनोट करते हैं, समझते हैं इस चीज को। और यहाँ पे जो एनायन का होता है इसको अपन बोलते हैं आर माइनस। ठीक है, एनायन का रेशो। अब हमें पता है कि आर प्लस जनरली छोटा होता है, आर माइनस जो है वो बड़ा होता है, क्योंकि एनायंस का साइज कंपैरेटिवली ऐसा माना जाता है कि वो बड़े होते हैं। तो इस वजह से इनका जब रिलेटिव साइज की बात आती है, जब रिलेटिव साइज को हमको स्टडी करना होता है, तो हम रेडियस रेशो यानी कि आर प्लस अपॉन आर माइनस का यूज करते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं अपन रेडियस रेशो। ये होता है रेडियस रेशो। तो रेडियस रेशो से बेसिकली यहां पे हमें ये पता चलता है कि जो कैटायन है वो एनायन के मुकाबले कितना छोटा, कितना बड़ा है के मुकाबले, जब भी, इसलिए मैंने रिलेटिव वर्ड यूज किया। रिलेटिव मतलब कि हम किससे कंपेयर कर रहे हैं। तो बेसिकली हम यहां पर आर प्लस यानी कि ये जो कैटायन है इसको हम देख रहे हैं एनायन के मुकाबले कितना छोटा है। अगर ये बहुत ही ज्यादा छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल, तो सीधी सी बात है कि ये जो रेशो आने वाला है इसमें ऊपर न्यूमरेटर जो है वो छोटा हो जाएगा और डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा। तो ठीक है, अगर न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब ये जो पूरा रेशो है ये बहुत छोटा होगा। अगर ये बहुत ही छोटा है ना, अगर इफ, ऐसा देखो, इफ आर प्लस इज वेरी वेरी स्मॉल देन आर माइनस, यानी कि डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर इज वेरी वेरी स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। अगर कुछ ऐसा होता है किसी भी फ्रैक्शन में, तो हमें पता है कि वो फ्रैक्शन बेसिकली वेरी स्मॉल, 1 से बहुत छोटा आता है, वेरी स्मॉल, ये एक कंडीशन होती है, वेरी स्मॉलर, वेरी स्मॉल, ऐसा स्मॉल लिख सकते हैं, वेरी स्मॉल देन 1 से बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो इस वजह से, और अब सीधी सी बात है कि हमने ये अज्यूम कर ही लिया है कि जो कैटायंस हैं वो कंपैरेटिवली छोटे ही होते हैं, लेकिन कितने ज्यादा कितने कम के बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि बेसिकली ये आर प्लस कितना छोटा है, हाउ मच, क्या ये बहुत ज्यादा छोटा है, क्या ये थोड़ा सा है, व्हाट इज द रेशो। तो उनको हमने रेशो को की जो विंडो है, कुछ पर्टिकुलर कुछ ऐसी विंडो बना दी कि यहां से यहां तक का अगर रेडियस रेशो हुआ तो पर्टिकुलर वॉइड फिल होने वाला है, क्योंकि उसका जो एनायंस जो वॉइड्स क्रिएट करेंगे उस हिसाब से, या जो कैटायन की जो कैपेबिलिटी, कैटायन का जो साइज है, अगर मान लो बहुत बड़ा कैटायन है
और हमने अगर रेडियस रेशो कोई छोटा सा वॉइड है उसमें अगर अपन फिट इन करने की कोशिश करेंगे, उसको सीधी सी बात है वो उसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि वो बड़ा कैटायन है। अगर बड़ा कैटायन है तो उसको बड़े वॉइड की जरूरत है उसके अंदर, अब आएगा तो वो वॉइड में ही, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि वो हो सकता है, ऐसा इट में भी केस कि अगर कैटायन का साइज एनायन के मुकाबले बहुत बड़ा हो गया तो सीधी सी बात है फिर कैटायंस लैटिस बनाएंगे और एनायंस वॉइड में आएंगे, ठीक है। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके से हम ये जानते हैं कि बेसिकली अभी तो हम ऐसा कोई कंडीशन नहीं देख रहे हैं, अभी हम यही मान के चल रहे हैं कि कैटायन जो होते हैं वो कंपैरेटिवली छोटे होते हैं एनायन के मुकाबले, ठीक है। तो अब वो कितने छोटे हैं उस बेसिस पर ये डिसाइड होता है कि वो किस वॉइड के अंदर एंटर होने वाले हैं। कौन? कैटायंस। कैटायंस वॉइड्स के अंदर किस वॉइड के अंदर आएंगे, कितने छोटे वाले में आएंगे कि बड़े वाले में आएंगे कि और बड़े वाले में आएंगे, इट डिपेंड्स कि वो कितने, उनका जो रिलेटिव साइज है, जो रेडियस रेशो है वो कितना है, ठीक है। समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो इस वजह से हम यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ रेडियस रेशो हमने इनको कुछ रेंज या विंडो में डिवाइड कर दिया है कि अगर किसी पर्टिकुलर रेंज में वो लाया कर रहा है तो हम डिसाइड करेंगे कि हाँ भाई ये जो कैटायन है ये इस वाले वॉइड के अंदर जाएगा, ठीक है। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि बेसिकली क्या है, ठीक है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ पर जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, या जो मैं पूरा तुम्हें एक टेबल बना के बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस रेशो का अपन टेबल बनाते हैं, r प्लस अपॉन आर माइनस। अगर ये तुम्हारे पास नहीं लिखा है तो इसको लिख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। r प्लस अपॉन आर माइनस, और वॉइड्स किस टाइप के होंगे ये इसकी रेंज बताएगा, ठीक है। ओके, तो r प्लस अपॉन आर माइनस अगर देखो 0.155 से 0.225 के बीच में है, ठीक है, 0.155 से 0.225 के बीच में है, तो ये ट्रायगोनल वॉइड के अंदर आएगा। कौन कौन ट्रायगोनल वॉइड के अंदर आएगा? कैटायन ट्रायगोनल वॉइड के अंदर आएगा। एनायन, जो एनायन है वो तो वो बना ही रहा है, क्या बोलते हैं, लैटिस बना ही रहा है, ठीक है। अब ये एक विंडो है, दूसरी विंडो होती है 0.225 से, ये किसकी है? रेडियस रेशो इसकी 0.225 से 0.414 की। तो ये जो रेंज होती है ये टेट्राहेड्रल वॉइड की होती है, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड इससे तो बड़े होते हैं, ठीक है। जो जगह होती है, जो वॉइड मतलब जगह, जो खाली जगह है, वो ट्रायगोनल वॉइड की बहुत छोटी। ट्रायगोनल वॉइड्स कैसे होते हैं दिखने में? ऐसे, ये 3D में, 2D मतलब एक ऐसे ये एनायन है, ये बीच में यहाँ पे ये जो जगह होती है छोटू सी, इसे अपन ट्रायगोनल वॉइड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये है, खैर इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो ट्रायंगल, टेट्राहेड्रल वॉइड 3D में आ जाता है, ये तो 2D में था, टेट्राहेड्रल वॉइड 3D में आ जाता है। 3D मतलब इसी के ऊपर एक और मैंने ये ऐसा है, पीछे एक रखा हुआ है और ऊपर से एक और लेके आ गया मैं, तो यहाँ पे जो बीच में ये 3D है, समझ रहे हो। पहली लेयर मैंने ऐसे 1 2 और वो पीछे वाला 3 था, उसके ऊपर मैंने एक और रख दिया, तो यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो इससे तो बड़ा है, वो बड़ी जगह है। तो अगर रेडियस रेशो मतलब कैटायन का जो रेडियस रेशो है वो इसके इस रेंज में लाए कर रहा है 0.225 से 0.414, 0.225 इज द मिनिमम कंडीशन फॉर एनी कैटायन टू सेटिस्फाई इन ऑर्डर टू स्टेप इनटू टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर उसको टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर आना है तो उसको 0.225 की मिनिमम कंडीशन को तो सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया? अच्छा, अगर 0.4 इस रेंज वाला कैटायन अगर इस ट्रायगोनल वॉइड के अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो सीधी सी बात है वो नहीं घुस पाएगा, क्योंकि उसके लिए वो जगह बहुत छोटी है, ठीक है। तो उसको बड़ी जगह चाहिए घुसने के लिए, तो बड़ी जगह के लिए टेट्राहेड्रल वॉइड है। अब मान लो 0.414 से भी ज्यादा बड़ा हो गया, तो 0.414 से एक और रेंज आती है 0.732 की, ठीक है। तो ये जो रेंज होती है, ये इसका अगर ऐसा आ गया तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड को फिल करता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया था कैसा होता है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड उससे भी बड़ा वॉइड होता है, ज्यादा जगह वाला वॉइड होता है। तो इसलिए अगर कैटायन जो है इस रेंज में लाया कर रहा है, मतलब ये जो रेडियस रेशो है वो इस रेंज में लाया कर रहा है, तो देखो एक चीज नोट करो, सारे के सारे 1 से छोटे हैं। 1 से छोटे मतलब सीधी सी बात है कैटायन छोटा ही होना है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ऊपर वाला जो है न्यूमरेटर, अगर किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर अगर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो वो फ्रैक्शन अपने आप में 1 से छोटा होता है, ये चीज तुमको पता होगी, ठीक है। तो ये सारे की सारे इसमें ऐसा है कि कैटायन जो है वो छोटा है एनायन के मुकाबले। लेकिन जो ये रेंज आ रही है यहाँ पर, ये डिफरेंट रेंजेस देख रहे हैं अपन, और अगर इनके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि कैटायन कहाँ पे बैठेगा जाकर के, ट्रायगोनल में कि टेट्राहेड्रल में कि ऑक्टाहेड्रल में, ठीक है। और अगर इससे भी ज्यादा आ जाता है 0.732 से 1,
ठीक है, 1 अगर इतना रेशो आता है तो ये जाकर के बॉडी सेंटर में बैठता है कैटायन, बॉडी सेंटर्ड वॉइड में। ठीक है, यानी कि पूरे जो तुम्हें अभी मैंने बताया था बॉडी सेंटर्ड कैसा होता है ना, तो उसमें उस बॉडी सेंटर्ड में जा करके बैठेगा कौन, कैटायन, अगर वो इस रेंज में सेटिस्फाई करता है तो। क्या ये रेडियस रेशो का कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये तुम्हें पक्के से पता होना चाहिए। ठीक है, अगर 1 हो जाता है तो वो कोवेलेंट टाइप बिहेव करेगा। अगर 1 से भी ज्यादा रेडियस रेशो आ गया R+/R- का, इसका मतलब 1 से बड़ा, मतलब न्यूमरेटर अब बड़ा हो गया है। न्यूमरेटर बड़ा मतलब कैटायन बड़ा हो गया और एनायन जो है वो छोटा हो गया। कैटायन बड़ा हो गया तो अब लैटिस कौन बनाएगा? अब लैटिस हमारे कैटायंस बनाएंगे और एनायंस वॉइड्स इकट्ठा करेंगे। ठीक है, तो ये चीज तो अभी बात की बात है, इतना कोई आता नहीं है, तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए कि कैटायंस और एनायंस का जो रेडियस रेशो होता है वो इस तरीके से हम देखते हैं। अब कुछ जनरल जो अपने क्वेश्चन से रिलेटेड जो फैक्ट है वो तुम्हें पता होना चाहिए। क्वेश्चन में अपन को बोला गया है कि NaCl स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। NaCl जो है, NaCl यहां पर NaCl स्ट्रक्चर, ये बेसिकली यहां पर ये बता रहा है अपन को कि NaCl में बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी ये चीज पाई गई। स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि कुछ एक साइंटिफिक मेथड होते हैं ये पता करने के लिए कि इनका रेडियस रेशो कितना होगा। तो NaCl में ये पाया गया, NaCl की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना NaCl की बात कर रहा हूं एग्जैक्टली, तो वो पाया गया 0.52। अब 0.52 अगर मैं अपने इसके हिसाब से देखें तो किस में आ रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में फिट इन होगा कौन, NaCl। ठीक है, क्योंकि उसका जो रेडियस रेशो आता है वो कितना होता है, 0.52। लेकिन यहां पे ये बोला गया है कि ये NaCl टाइप स्ट्रक्चर है XY। हमारे को NaCl का नहीं पता करना है, हमें किसका पता करना है, XY का। हमें इस चीज से ये पता चला कि NaCl अगर 0.52 है तो इसका मतलब कि Na+ जो है वो कहां पे आ रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है, और Cl- जो है वो क्या बना रहा है, लैटिस बना रहा है। ठीक है, वो लैटिस बना रहा है और Na+ क्या कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यानी कि सिमिलर चीज यहां पे भी हो रही है, लेकिन हम क्या ये मानेंगे कि वो 0.52 है, रेडियस रेशो 0.52 नहीं माना। इसी के जैसा, यानी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इसका जो कैटायन होने वाला है वो क्या ऑक्यूपाई करने वाला है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो इस हिसाब से देखें तो XY में एन आयन कौन है, Y-, तो X+ क्या हो जाएगा, ये तो X+ क्या कैटायन हो जाएगा, तो ये क्या ऑक्यूपाई करेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अगर ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड आना है इसको, तो उसकी मिनिमम कंडीशन को इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो अभी अभी मैंने बताया कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड की मिनिमम कंडीशन क्या होती है कि उसको 0.414 जो है उसका रेडियस रेशो होना ही चाहिए। ठीक है, तो यहां पर ये चीज बोल रहा है कि X+ जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में अगर आना है तो R+/R- की जो कंडीशन है, मिनिमम कंडीशन, दैट इज 0.414, ये इसको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आया ये क्यों लिख रहा हूं मैं। अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है, अ सॉलिड कंपाउंड XY हैज NaCl स्ट्रक्चर इफ द रेडियस ऑफ द कैटायन इज 100 पिकोमीटर। मतलब इसका हमको दिया गया है, ये कितना दिया गया है, 100 पिकोमीटर। ठीक है, और बोला है कि R- कितना होगा, ये चीज अपन को बोली गई है ना, द रेडियस ऑफ द एनायन, ये तो R- वी हैव टू फिगर आउट, और इसको अपन किससे इक्वेट करेंगे, 0.414 से, 0.414 से। ठीक, तो हमें ये पता करना है। अब तो ये सिंपल मैथ्स है, तो क्या कर लें, इसको सॉल्व करते हैं। चलो, तो ये हो जाएगा R- ये इधर जाएगा 0.41 इधर है ना, ये इधर, ये इधर, तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 100/0.414। भाई, अब ये वापस से कैलकुलेशन आ गए भाई। कैलकुलेशन देखो बहुत आसान बनाने के लिए इसको अप्रॉक्सीमेटली अपन अज्यूम कर सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली ये 0.4 है। अगर इसको 0.4 अज्यूम कर लिया तो ये हो जाएगा 100/0.4। ठीक है, तो ये एक डेसिमल जाएगा तो ऊपर एक डेसिमल आएगा, तो ये हो जाएगा 1000/4। 1000/4 मतलब 4 कितने जा, 25 तो 250। तो 250 पिकोमीटर के आसपास वाला जो, देखो अभी अप्रोक्सीमेशन किया है अपन ने। ठीक है, तो 250 पिकोमीटर के आसपास जो क्लोजेस्ट अपना आंसर होगा वही, जो क्लोजेस्ट ऑप्शन होगा वही अपना आंसर होगा। तो देखें जरा 250 पिकोमीटर से कौन सा मैच कर रहा है भाई। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये क्वेश्चन करना है। इसके लिए तुम्हें क्या जानकारी होनी चाहिए, रेडियस रेशो के बारे में पता होना चाहिए। आई होप कि तुमको क्लियर होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
तो ये है एकदम 2020 का एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने। एन एलिमेंट हैज अ बॉडी सेंटर्ड बीसीसी स्ट्रक्चर विद अ सेल एज ऑफ 288 पिकोमीटर, द एटॉमिक रेडियस इज। हमें क्या क्या चीज दी गई है, एटॉमिक रेडियस के बारे में पूछा गया है, बीसीसी दिया गया है, सेल एज यानी कि ए हमको दिया गया है। ठीक है, हमें पता करना है कि एटॉमिक रेडियस कितना है। ठीक है भाई, देखें तो अभी देखो इसके बारे में तुम्हें मैंने अभी बताया कि बीसीसी कैसा होता है। ठीक है, मैं फिर से बनाता हूँ। तो देखो बीसीसी कैसा होता है, अभी मैंने तुम्हें बताया था कि अपन क्या करते हैं, ये क्यूब बना देते हैं, सिंपल क्यूब। सबसे पहले तो पहला काम, भाई समझ में आ रहा है कि नहीं है, आ रहा है कि नहीं, आना चाहिए। सर हम क्या करें, नहीं आ रहा। अरे आ जाएगा भाई, इतनी भी कोई तो चीज़ थोड़ी ना है ये। तुम जैसे लोग ही तो करते हैं, है कि नहीं। ओके ठीक है, तो ये मैंने बनाया है अभी तो प्रिमिटिव, लेकिन मुझे क्या बोला गया है, बीसीसी। तो बीसीसी कहाँ आता है, बीसीसी एकदम सेंटर में, ये बॉडी सेंटर्ड है। ठीक है, बॉडी सेंटर, बॉडी के सेंटर में। तो एन एलिमेंट हैज अ बॉडी सेंटर्ड क्यूब बीसीसी स्ट्रक्चर विद अ सेल एज ऑफ 288 पिकोमीटर। मतलब ये हमें चीज़ दी गई है, इसको मैं इससे सॉल्व करूं तो ये ए दिया गया है अपन को, एज लेंथ। हमें क्या चीज़ बोली गई है, हमें बोला गया है एटॉमिक रेडियस कितना होगा। अब इसके लिए तुमको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किसके अलोंग ये कनेक्टेड है। तो हमें पता है, अभी मैंने तुम्हें बताया था कि बॉडी से डायगोनल के अलोंग ये लोग चिपके रहते हैं। क्या ये आपस में एज के अलोंग चिपके रहते हैं क्या, नहीं, एज के अलोंग ये चिपके नहीं रहते। ये किसके अलोंग चिपके रहते हैं, बॉडी डायगोनल के अलोंग चिपके रहते हैं। ठीक है, तो अभी तुमको याद होगा कि मैंने तुम्हें बताया था कि बॉडी डायगोनल जो होती है, अगर ये ए है तो ये कितनी होती है, a√3 होती है। अभी अभी अपन ने किया था थोड़ी देर पहले। अगर ये a√3 होती है तो a√3 में यानी कि अब कितने, देखो कितने रेडियस आ रहे हैं अपन को ये देखना है। तो कितने रेडियस आएंगे, देखो एक तो ये जो कॉर्नर पे बैठा हुआ है एटम, ये बेसिकली केवल इसका नहीं है, केवल इसी का पार्ट नहीं है, ये 8 दूसरे क्यूब्स का पार्ट है। लेकिन ये अपनी जो एक कंट्रीब्यूशन यहाँ पर भी दे रहा है, ध्यान रखना कि ये यहाँ पर कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, वो चीज़ कैसे मैटर करेगी। देखो ये वाला जो एक रेडियस, ये दूसरा रेडियस, ये तीसरा रेडियस, ये चौथा रेडियस, 4 रेडियस हो गए जो इस बॉडी डायगोनल के अलोंग आ रहे हैं। ये आपस में चिपके हुए हैं। अभी मैंने दूर दूर क्यों बनाया, समझ में आ रहा है ना, दूर दूर इसलिए ताकि तुम समझ पाओ कि बॉडी सेंटर होता कैसे। ठीक है, अभी अपन को ये पता चल गया कि ये बॉडी डायगोनल है और हमने देखा कि ये सारे के सारे आपस में चिपके हुए हैं। तो बेसिकली यही 4 रेडियस मिल करके पूरी बॉडी डायगोनल बना रहे हैं। समझ में आया कौन कौन से रेडियस, एक तो ये वाला रेडियस, क्योंकि इसके बाकी जो चीज़ें हैं ये वाला चीज़ तो बाहर है तो हम इस पे नहीं जाएंगे। इसमें भी आधा ही, एक रेडियस ये, एक रेडियस ये, यानी कॉर्नर पे, कॉर्नर वाले का एक रेडियस मानेंगे तो 1 रेडियस ये, 2 रेडियस ये, और बॉडी सेंटर तो पूरा का पूरा अंदर ही है तो यानी कि वो पूरा का पूरा आएगा, उसमें 2 रेडियस आ जाएंगे। समझ में आया, तो ये 2 रेडियस और ये 2 रेडियस मिल करके कितने हो गए, 4 रेडियस। ठीक है, तो यानी कि 4 रेडियस मिल करके क्या कर रहे हैं, a√3 बना रहे हैं, मतलब पूरी बॉडी डायगोनल बना रहे हैं, a√3 बना रहे हैं। करेक्ट है, तो हमें पता करना है क्या, एटॉमिक रेडियस यानी कि r पता करना है। तो r क्या हो जाएगा इस हिसाब से, इस हिसाब से हो जाएगा a√3/4, a√3/4। और a कितना दिया गया है अपन को, 288 पिकोमीटर। करेक्ट, तो हम बोल सकते हैं कि a इज नथिंग बट 288 पिकोमीटर। तो आंसर हो जाएगा 288√3/4। दिस इज द आंसर। क्या ये बात समझ में आ गई, इजी है ना। तो अगर अपन को ये चीज पता है कि किसके अलोंग वो सारे के सारे जितने भी अपने एटम्स हैं वो चिपके हुए हैं, तो हमने देखा कि बॉडी सेंटर्ड में ये बॉडी डायगोनल के अलोंग चिपके रहते हैं और बॉडी डायगोनल a√3 की होती है। और अगर वो सारे के सारे चिपके हुए हैं तो एक, ये 2 और यहाँ से मिलकर के एक और, तो टोटल 4 रेडियस मिलकर के पूरी बॉडी डायगोनल बनाते हैं। तो ये बनाते हैं a√3 इंटू a√3 = 4r, और इस तरीके से हमने इसको देख लिया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 288√3/4 डी। क्या ये बात समझ में आ गई, पक्का। इसको देखना अच्छे से, इस टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए तुम लोगों को। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा। हाँ, 2019 का ये क्वेश्चन है।
देखो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये, देखो एक बार ट्राई करो, ये चीज तुम्हें बननी चाहिए, बनेगा पक्का बनेगा, देखो करके देखो। कर लिया ट्राई, चलो मैं करते हैं ना। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय कैटायन C एंड एनायन A, ठीक है, एक कैटायन C है एक एनायन A है। द एनायंस फॉर्म्स हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP बना रहा है कोई एनायन, एंड द कैटायन ऑक्यूपाइज 75% ऑफ द, क्या बोल रहा है 75% ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, ठीक है, क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका। तो हमें ये चीज क्या है, देखो मेरे ख्याल से तो अपन ने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं, चलो एक बार फिर से देखें क्या बोल रहा है। देखो देखो देखो, कैटायन जो है एनायन है, एनायन जो बना रहा है HCP लैटिस बना रहा है। तो हमें पता है कि अगर कोई भी क्लोज पैकिंग होती है तो उसमें n अगर एटम्स लैटिस बनाते हैं तो कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। अगर n एटम्स हैं तो n ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं और 2n टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, पता है ना, 2n टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। तो अब इस हिसाब से देखें तो एनायन जो है, एनायन कौन है यहाँ पे A, तो A क्या बना रहा है, लैटिस बना रहा है, मतलब कि n अगर मान लो हमारे A हैं, ठीक है, A n है, ठीक है, एंड जो कैटायन है मतलब C जो है वो क्या 75% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है ऑक्यूपाई कर रहा है। तो C जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, वो भी तो n ही होते हैं, n ही होते हैं, लेकिन कितने, सारे के सारे क्या नहीं, अगर सारे के सारे होते तो अपन n ही ले लेते, लेकिन 75% मतलब 75/100%, सेंट मतलब 100%, 75%। तो यहाँ ये कह सकते हैं इसको कि ये 3/4 है, 75/100 कितना होता है 3/4 ना, पौना, ठीक है, n। तो अब अगर मैं C और A का रेशो देखूं, कैटायन और एनायन का, कैटायन और एनायन का जो रेशो होगा, सॉरी यहाँ पर कैटायन और एनायन का जो रेशो होगा वो कितना होगा, वो होगा C कितना है 3n/4 इज टू n, A कितना हो जाएगा n, तो ये हो जाएगा n और n कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3:4 का रेशो, मतलब C:A का रेशो, कैटायन इज टू एनायन का रेशो कितना आ रहा है 3:4 का आ रहा है। मतलब अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला पूछा था ना, फॉर्मूला हो जाएगा C3A4। क्या इससे कोई मैच कर रहा है, C3A4 C, पक्का, आसान है ना। वो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि अगर एटम्स n है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी n होंगे और टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n होंगे, ठीक है, ये है मेन कॉन्सेप्ट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो ये है 2012 का क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर एटम प्रेजेंट इन अ क्लोज क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। अब तुम्हें ये लग रहा होगा कि सर CCP मतलब तो FCC होता है और FCC में नंबर ऑफ एटम्स तो होते हैं 4, ये चीज तुमने पढ़ी होगी, ठीक है, ये अगर नहीं पढ़ी तो तुम्हें पता होना चाहिए भाई, ठीक है, ध्यान रखना। तो CCP बोलो चाहे FCC बोलो एक ही बात है, और FCC में नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स या कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, वो 4 होते हैं, ठीक है, ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। तो अगर किसी भी क्लोज पैक स्ट्रक्चर में जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, n जितने होते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी n ही हो जाएंगे, मतलब वो भी 4 होंगे, ठीक है। अगर तुमने इतना दिमाग लगाया तो तुम हो सकता है कि D आंसर लगा के आ जाओ, ठीक है, लेकिन तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। बोले क्या बात कर रहे हो सर, अभी तो आपने बताया था कि ये है और इस हिसाब से तो कंसेप्ट सही है अपना। लेकिन भाई बंधु तुम इसको ऐसे समझो कि यहाँ पर एटम बोला गया है, अगर पर एटम बोला गया है मतलब हर एटम के लिए कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं, हर एटम के लिए अगर ये 4 हैं तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4, तो एक एटम के लिए कितने होंगे 4/4 कर दो 1, तो इसका आंसर 1 होगा। समझ में आया, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें, ये मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया ताकि तुमको ये चीज समझ में आए कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ठीक है।
क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है ना कि यहाँ पर अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और अपन को एक बार क्लिक कर गई चीज़ कि वाह यार अपन ने तो ये चीज़ पढ़ी थी, और उसके बाद अपन आंसर टिक करके आ गए और ऐसी खुशी होती है वाह यार करके आ गए अपन, लेकिन बाद में पता चलता है कि ध्यान से अपन पढ़ ही नहीं पाए थे, एक छोटा सा चीज़ मिस कर गए थे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, तुम्हें बिल्कुल ध्यान रखनी है, आगे से बिल्कुल ध्यान रखना अगर तुमने ये चीज़ नहीं रखी थी। ठीक है, ओके, समझ में आया? ये चीज़ क्यों 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 4 नहीं होगी 1 होगी, क्योंकि पर एटम की बात थी। अगर यहाँ पर एटम नहीं लिखा होता तो अपन जरूर 4 लगा देते। क्या बात समझ में आ गई? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो अब अपन आते हैं इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में क्या क्या है देखें जरा। पहला क्वेश्चन एम्स 2017 का क्वेश्चन है ये, Which of the following arrangement correctly shows the magnetic moment of anti-ferromagnetic substances? Anti-ferro, देखो भाई, फेरोमैग्नेटिक मतलब कि क्या होता है कि जितने भी डोमेन्स होते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं या किसी भी ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एक ही तरफ अलाइंड रहते हैं, ठीक है, तो वो कुछ 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 डोमेन्स में रहते हैं, तो वो डोमेन सारे के तरफ एक तरफ अगर अलाइंड हो गए तो ये कहलाता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरो, फेरो, डबल आर ओ, फेरो। ठीक है, लेकिन एंटी फेरो में क्या होता है, और इनमें अच्छी खासी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं उसकी तरफ, लेकिन एंटी फेरो में क्या होता है कि ये जो डोमेन्स होते हैं बराबर बराबर मात्रा में ऑपोजिटली अलाइंड होते हैं। अगर एक ऐसा है तो दूसरा ऐसा है, एक और ऐसा है तो तीसरा ऐसा है, चौथा ऐसा है, ये ऐसा है तो एक और ऐसा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं कि अगर इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इस तरफ जा रहा है तो दूसरे का इस तरफ आएगा, अगर इसका इस तरफ जा रहा है तो इसका इस तरफ आ रहा है, इसका इधर जा रहा है तो एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर देंगे। ये इसको कैंसिल आउट करेगा, ये इसको कैंसिल आउट करेगा, ये इसको कैंसिल आउट करेगा, तो कुल मिला के कुछ भी नहीं बचता। तो इस वजह से उसके अंदर कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं बचती है। इस टाइप की चीज़ों को अपन एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। तो ऐसी चीज़ों से अगर तुमको ये समझ में आ गया है कि एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, तो तुम अब इन ऑप्शंस गिवन में से तुम बता सकते हो कि सही आंसर कौन सा होगा। देखो, ये ए वाला जो है ये फेरोमैग्नेटिक का है, ठीक है, बी वाला है ये भी फेरोमैग्नेटिक का है, लेकिन ये ऑपोजिटली है, लेकिन है तो सारे सेम तरफ ना, तो इसलिए ये भी फेरो है, ये भी फेरो है। ये जो होता है ये है तो देखो इसमें भी ऑपोजिटली अलाइंड है, लेकिन क्या ये सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं? नहीं। देखो, ये इसको कैंसिल आउट कर रहा है, ये इसको कैंसिल आउट कर रहा है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं। इस टाइप की जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको फेरी मैग्नेटिक बोलते हैं। ठीक है, वो फेरी मैग्नेटिक होते हैं। ओके, खैर, और अब देखें डी, तो देखो ऊपर नीचे कैंसिल, ऊपर नीचे कैंसिल, ऊपर नीचे कैंसिल। जी हाँ, ये एंटी फेरोमैग्नेटिक है। क्या बात समझ में आ गई? पक्का? कैसे देखना है अपन को, क्या होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे देखनी होती है? पक्का समझ में आ गया? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 2008 का क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है? विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स सिलिकॉन शुड बी डोप्ड सो एज टू गिव द पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखो, जो नॉर्मली सेमीकंडक्टर होता है, जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, वो ग्रुप 14 एलिमेंट से मिलता है। ग्रुप 14 यानी कि सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट। ग्रुप 14 एलिमेंट क्यों? क्योंकि इनकी टेट्रा वैलेंसी होती है, तो ये कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं। सिलिकॉन, 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 सिलिकॉन। ठीक है, अभी मैं ऐसे बता देता हूँ। और ये कुछ इस तरीके से अलाइन है, जैसे इसके 1 2 3 4, यहाँ पे इसका एक रहेगा, इसका एक रहेगा, इसका एक रहेगा, इसका भी एक रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, उन प्योर सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतने नहीं रहते। जैसे कि यहाँ पे ये बंधे हो गए, ठीक है, ये सारे के सारे आपस में बंध गए। ठीक है, अब इससे छुटकारा अगर अपन को पाना है, इसकी कंडक्टिविटी अगर अपन को इंक्रीज करनी है बेसिकली, तो डोपिंग की जाती है। डोपिंग मतलब उसमें से कुछ ऐसी हरकत कर दो, उसके अंदर ऐसी चीज पटक दो कि जिसकी वजह से कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि कंडक्शन का मेन कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स बहें या उनको कुछ मौका मिल जाए बहने का। ठीक है, तो बेसिकली हम इस वजह से डोपिंग की जाती है। डोपिंग मतलब इसके अंदर मिलावट की जाती है। अब मिलावट के लिए 2 टाइप की मिलावटें होती हैं, एक बोलते हैं एन टाइप और दूसरी होती है पी टाइप। तो एन टाइप में क्या होता है कि हम ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाली चीज लेके आते हैं।
अब अगर ये ग्रुप 14 एलिमेंट है, इफ दिस इज ग्रुप 14 एलिमेंट, ठीक है, तो सीधी सी बात है अगर मुझे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स चाहिए फॉर एग्जांपल, तो मुझे ग्रुप 15 यानी ग्रुप देखो एन टाइप में क्या होता है, देखो एन टाइप में वी वांट मोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्योंकि एन यानी कि नेगेटिव चीज ज्यादा होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो सीधी सी बात है कि वहां पर 4 तो ये बना लेंगे, लेकिन जो 5वां होगा वो चीज खाली रह जाएगी और उस 5वें खाली इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। इस टाइप की डोपिंग को अपन एन टाइप बोलते हैं और जो सेमीकंडक्टर कहलाता है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। तो उसमें क्या करना है पड़ेगा अपन को, अगर अपन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए तो सीधी सी बात है अपन को ग्रुप 14 के साथ एक ज्यादा वाला यानी कि ग्रुप 15 वाला डोप करना पड़ेगा। ग्रुप 15 वाला अपन डोप करेंगे। ग्रुप 15 वाला डोप करने से क्या होगा कि उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और उसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगी कंडक्टिविटी। लेकिन यहां पर बेसिकली हमसे पूछा गया है पी टाइप, और पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हमको पी मतलब क्या होता है, पी मतलब होता है लेस इलेक्ट्रॉन। लेस इलेक्ट्रॉन मतलब कि अब देखो लेस इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव कम हुआ तो अपने आप में वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि चार इलेक्ट्रॉन जो सिलिकॉन के आसपास थे, अगर उसमें से मान लो यहां से मैं इरेजर लूं और इसको ये वाला पार्ट हटा देता हूं और इसको भी हटा देते हैं, इस सिलिकॉन की जगह मैं उठा करके यहाँ पे आई है सिलिकॉन, इसका एक चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा था और दूसरा मैंने मान लो ग्रुप 13 का कोई एलिमेंट में 13 लिख देता हूँ अभी, ठीक है, ग्रुप 13 का एलिमेंट लेके आया मैं। तो अब सीधी सी बात है 13 है मतलब उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3, तो हो सकता है 3 इलेक्ट्रॉन तो बगल बगल वाले सिलिकॉन से जो है वो जोड़ी बना ली उनने, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन था ये तो खाली बैठ गया ना, और इसी वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव था कि हमें कंडक्टिविटी इंक्रीज करानी है कुछ इस तरीके से ताकि इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो सकें और घूम सकें इधर उधर आसानी से कंडक्टिविटी, तो इस वजह से हम डोपिंग करते हैं। तो डोपिंग समझ में आया, 2 टाइप की डोपिंग कैसी होती है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर जिसमें हम ग्रुप 13 एलिमेंट डोप करते हैं, किसमें, ग्रुप 14 के साथ, और अगर हमें एन टाइप बनाना है यानी कि हमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स की डोपिंग की जाती है। अभी हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है किसके साथ डोपिंग की जाए सिलिकॉन की जिससे वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बना दे। तो पी टाइप के लिए हमें सीधी सी बात है पता होना चाहिए कि ग्रुप 13 एलिमेंट हमको डोप करना है। तो इनमें से ये जो 4 चीजें दी गई हैं, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलिकॉन और बोरॉन, ग्रुप 13 वाला कौन सा है, अरे यार ये तो पता होना चाहिए, बोरॉन, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पे कहेंगे कि इसका आंसर डी हो जाएगा। मेरे ख्याल से तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। अपन ने इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में 2 चीजें देखी। पहली चीज हमने ये देखी, एक तो मैग्नेटिक वाला क्वेश्चन और दूसरा अब हमने देखा इलेक्ट्रिकल वाला क्वेश्चन। दूसरे टॉपिक पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई, हाँ, तो दूसरा टॉपिक है इम्परफेक्शंस एंड डिफेक्ट्स। इम्परफेक्शंस एंड डिफेक्ट्स ये अपना लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसमें अपन देखते हैं कि कितने टाइप के जो डिफेक्ट्स होते हैं आ जाते हैं जिसकी वजह से गड़बड़ा जाता है मामला, ठीक है। तो देखें क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरस्टिशियल कंपाउंड इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी चीज जो है इंटरस्टिशियल कंपाउंड के लिए इनकरेक्ट है, 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेसिकली इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, देखो इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, जैसे कि ये अरेंज्ड है, ठीक है। बेसिकली मैं फिर से बनाता हूँ, ये पहली, फिर 1 2 3 4, इस तरीके से ये आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब होता क्या है, इंटरस्टिशियल मतलब बीच की जगह, इंटरस्टिशियल मतलब बीच की जगह। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में क्या होता है कि कोई तीसरे लोग जो हैं, छोटे छोटे एटम्स इन बीच की जगहों पर आकर के बैठ जाते हैं, जगह बना लेते हैं, ठीक है। जो छोटी छोटी इंटरस्टिशियल स्पेसेस हैं उसमें आकर के ये ऑक्यूपाई हो जाते हैं इंटरस्टिशियल। इस टाइप की कंपाउंड्स को अपन इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि बेसिकली ये लोग काफ़ी मजबूत हो जाते हैं, ठीक है। जैसे एलॉइंग तुमने देखी होगी, एलॉय बनता है, स्टील बनता है, या ऐसी कोई भी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं
एक प्रकार से उसमें इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का ये एक एग्जांपल होता है, ठीक है, कि मतलब उसमें बीच में आ जाते हैं तो उससे सॉलिडिटी या उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें की जाती हैं ताकि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सही हो सकें, किसी भी सॉलिड की इम्प्रूव करने के लिए। कभी कभी वो सही नहीं भी होते हैं, ठीक है। जैसे अपन ने अभी देखा डोपिंग होती है, तो डोपिंग होती है तो उससे क्या होता है कि वो प्योर तो नहीं रह जाता, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी कंडक्टिविटी तो इंक्रीज हो गई ना। तो ऐसी कुछ चीज़ों के लिए कभी कभी इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट्स जो हैं सही रहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ तुमको यहाँ पे देखनी पड़ेगी कि ये इनर्ट होते हैं। इनर्ट मतलब केमिकली ये वैसा का वैसा ही रहेंगे। ये आपस में जब भी अगर मान लो मैं इस पूरे कंपाउंड को उठा करके रिएक्ट करूंगा तो ये जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस में बैठे हुई चीज़ें हैं ये आपस में रिएक्ट नहीं करेंगी, ये केमिकली इनर्ट ही रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए तुम यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा इसका कि दे आर केमिकली रिएक्टिव, तो ये आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलत इन द सेंस कि यही जो हमें पता करना था कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो इस वजह से दिस इज अवर आंसर इनकरेक्ट स्टेटमेंट कि ये दे आर केमिकली रिएक्टिव, नो दे आर केमिकली इनर्ट। इनर्ट होते हैं ये, रिएक्ट नहीं करते। दे आर मच हार्डर देन देयर प्योर मेटल, बिल्कुल, अभी मैंने बताया उसकी हार्डनेस इंक्रीज हो जाती है। दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन द प्योर मेटल, सीधी सी बात है कि अगर वो चीज़ आ जाएगी तो ज़्यादा देर से मेल्ट होगी, ठीक है। दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, बिल्कुल उसकी जो कंडक्टिविटी है वो भी मेंटेन रहती है, लेकिन ये इनर्ट होते हैं, केमिकली इनर्ट रहते हैं। क्या बात समझ में आ गई? पक्का? आगे बढ़े? ओके। हाँ, देखें जरा लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का क्या बोल रहा है, 2006 का। द अपीयरेंस ऑफ द कलर इन द सॉलिड अल्कली मेटल हैलाइड्स इज जनरली ड्यू टू, ये किसकी वजह से होता है? क्या? कलर। कलर किसकी वजह से होता है किसी भी सॉलिड अल्कली मेटल हैलाइड्स में, ये चीज हमको पूछी गई है। एंड इसका आंसर, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें तुम बिल्कुल याद कर लो, इसका आंसर एफ सेंटर होता है। क्या होते हैं एफ सेंटर? देखो क्या होता है कि कोई भी अल्कली मेटल के पास जब इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, ठीक है, ये एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट का एग्जांपल है, ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब ये जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है, ठीक है, इसको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ, ठीक है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट की वजह से इसके पास इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से एक होल क्रिएट होता है, वो जो होल में जाकर के ये इलेक्ट्रॉन फिट हो जाता है, ठीक है, ट्रैप हो जाता है, वो ट्रैप यानी कि फंस जाता है, ट्रैप्स इन होल्स, होल्स में ट्रैप हो गया। अब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन खाली है, यानी कि इसने इस पूरे मेटल को पैरामैग्नेटिक बना दिया है। पैरामैग्नेटिक समझते हो? अनपेयर्ड, ठीक है ना, पैरामैग्नेटिक बना दिया। इस अकेले इलेक्ट्रॉन जो कि फंस गया है होल के अंदर, इसके अंदर मान लो कि जैसे ही एक इस होल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है, एक लाइट पड़ती है उस पर, लाइट यानी कि फोटोन, यानी कि कोई एनर्जी इसके ऊपर स्ट्राइक हुई, तो क्या होगा? वो एक्साइट होगा, है ना। जैसे ही वो एक्साइट होगा तो सीधी सी बात है, उस एक्साइटमेंट के कारण वो अपनी एनर्जी रिलीज करेगा। जब एनर्जी रिलीज करता है तो वो एनर्जी जो रिलीज होती है ना, एनर्जी रिलीज होगी इस फ्री इलेक्ट्रॉन पे। अगर फोटोन स्ट्राइक हुआ तो एनर्जी रिलीज करेगा ये, और एनर्जी अगर रिलीज किया इसने तो ये क्या होगा? यहाँ पे कलर इम्पार्ट करेगा, ठीक है, कलर इम्पार्ट। और ये जो बेसिकली ये जो ट्रैप होता है होल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन ट्रैप होता है, इसी होल को बेसिकली अपन एफ सेंटर यानी कि फार्जन सेंटर बोलते हैं, ठीक है। ये एफ सेंटर कहलाता है, और इसी की वजह से तो कलर आ रहा है। अगर वो इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमता रहता फ्रीली, ट्रैप नहीं होता, तो सीधी सी बात है कि वो उसके ऊपर कोई एनर्जी अगर पड़ती तो कलर इम्पार्ट नहीं कर पाता, क्योंकि वो एक्साइट ही नहीं होता। समझ में आ रहा है? तो इस वजह से यहाँ पर वो अगर होल में ट्रैप हुआ है, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन कहीं जाने के योग्य नहीं रहा, फंस गया वो। जैसे ही लाइट स्ट्राइक हुई वो एक्साइट हुआ थोड़ा सा, और उसने इम्पार्ट कर दिया कलर, एनर्जी उसने रिलीज करी। समझ में आ गया? पक्का? ओके, ठीक है। तो बस यहाँ पर अपना ख़त्म होता है ये डिस्कशन, और मेरे ख्याल से तुम लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, और हम देखेंगे कि आगे हम कौन कौन से चैप्टर्स उठाते हैं। तो अभी
अपन ने सारे के सारे जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पिछले क्वेश्चंस में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, वो सारे अपन ने कवर किए हैं। क्या क्या चीज़ें जो मल्टीपल टाइम्स जैसे रिपीट हुई हैं, तो कौन कौन सी चीज़ों को तुमको ध्यान रखना है वो तुमको यहाँ पर समझ में आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करूँगा। ठीक है, ओके, तो बाय बाय। सॉल्व करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, जितना प्रैक्टिस करोगे अभी इस टाइम पर तो उतना ज़्यादा फायदा रहेगा। ओके, बाय बाय। ठीक है।